आज हम स्टार्ट करेंगे विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहला हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था? मेटल्स में हमने पढ़ा था मेटल्स। तो हमें पता है ये लस्ट्रस नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, तो काफी सारे नोज है। काफी सारों को हम क्लब कर देंगे साथ में एक पॉइंट में, बिकॉज बार बार नो नो लिखना डजंट मेक सेंस। सबसे पहला लिखते हैं, दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव luster. I cannot think of a non-metal. हाँ, generally लिख लो. Generally is a better word. हमेशा iodine and diamond दोनों. So they do not generally have luster. So exceptions हमेशा कौन से होंगे exceptions? We have exception iodine and we have an exception diamond. Diamond is a non-metal allotrope which is carbon. So allotropes of carbon is basically carbon different structures में अगर अरेंज हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? डिफरेंट allotropes of carbon। इसका मतलब क्या होता है? मान लो कार्बन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर में ऑब्टेन हो सकता है। जैसे डायमंड का अगर मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बना के दिखाऊं, इट्स समथिंग लाइक दिस। अगेन यू नीड नॉट ड्रॉ दिस बिकॉज ये आप पढ़ोगे। सो ये इस स्ट्रक्चर में सारे कार्बन के एटम्स अरेंज्ड होते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर एक पार्ट इसके हम इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। ये हम कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे। तो ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस वे में अरेंज होते हैं ये, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स, एंड ये एक कंटिन्यूअस चेन होती है। तो जब भी आप एक डायमंड को देखते हो ना, वो एक मॉलिक्यूल है। डायमंड इज नॉट ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, डायमंड इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो एक पूरा डायमंड का पीस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, जस्ट लाइक पॉलिथीन का इतना बड़ा पीस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके अंदर के सारे एटम्स जो है वो केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए। तो एक डायमंड के अंदर सारे के सारे कार्बन केमिकली बॉन्डेड होते हैं। दैट इज द रीजन फॉर इट्स। डिस्कस करेंगे अगेन कार्बन कंपाउंड में। बट इट इज वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। मतलब अगर मैं एलिमेंट पूछा जाए डायमंड कौन सा है, तो वो कार्बन ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। दे are soft. Now these, unlike metals, these are not hard. They are soft and brittle. Brittle मतलब easily टूट जाते हैं। अगेन इसकी एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन इसकी भी आपकी डायमंड एक्सेप्शन बन जाएगा, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। दिस इज हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अगेन जब भी मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ तो द रीजन मैं आपको एरोज एंड एवरीथिंग ये दिखा रहा होता हूँ, बिकॉज दैट इज हाउ यू क्रिएट अ माइंड मैप। यू नॉट रीड टू राइट होल स्टेटमेंट्स ऑफ दिस, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या किससे रिलेटेड है। इतनी बेसिक इंग्लिश सबको आती है कि इसे रिफ्रेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नीदर मीलिएबल। डायमंड अगेन हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो सॉफ्ट होते हैं जनरली नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसको तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। डायमंड को किसी भी चीज से नहीं तोड़ सकते हैं। Diamond is not, it's not possible to break a diamond with a hammer or any hydraulic press or anything like that. It would not break. Only way is through very high temperature lasers, and you have to laser cut it or polish it. And there are many different ways. Diamond can be cut only through diamond or some very high powered lasers. तो कोई भी चीज डायमंड को नहीं करती। डायमंड का एक टेस्ट क्या होता है? लाइक अगर ग्लास और डायमंड में डिफरेंशिएट करना है तो मार के देखो। अगर टूट गया तो ग्लास, नहीं टूटा तो हो सकता है डायमंड, नॉट 100%। अगर फेंक के नहीं टूटा, तो अब इतना बड़ा अगर तुम्हें डायमंड मिल पा रहा है जिसे तुम फेंक दो, यू आर क्वाइट रिच, बिकॉज लाइक my 1/10 of my fingernail diamond would cost in like crores, crores, right? I'm not even kidding.
The reason you don't understand diamond इतना expensive होता है because the most of the diamonds जो हम घर की ज्वेलरी and everything में देखते हैं, they are not really that big of a diamonds. They are very small diamonds grouped together. तो आपने solitaire series देखी होगी. They are much more expensive because they have a single diamond in it, which is much more bigger and वो बहुत छोटे होते हैं. Still bigger. Very expensive. Diamonds are rare and that's why it's very expensive. Other than that, diamonds does have a lot of uses. Diamonds are used in a lot of cutting tools. तो जितने भी डायमंड ब्लेड्स होती है, डायमंड ब्लेड डज नॉट मीन इतनी बड़ी ब्लेड है जो डायमंड की बनी है, नो, डज नॉट मीन दैट. डायमंड ब्लेड मींस उसकी जो शार्प एंड है उस पे सिर्फ एक डायमंड लगा है जो आपकी बेसिक मेजर कटिंग में काम करेगा. तो वुड कटिंग भी जो होती है, प्रिसाइज वुड कटिंग में भी डायमंड डायमंड के वो यूज होते हैं, एजेस यूज होते हैं. And when you think something is diamond cut, it does not mean कि एक बड़े से डायमंड से कोई बैठ के काट रहा था उसे, नो नो. उसके कॉइल के एंड पे एक बहुत ही छोटा आर्टिफिशियल डायमंड लगा हुआ है, not even a real diamond, an artificial diamond. Because artificial diamonds are made in such a way that it does not really care about how polished or good it looks, it's more cares about the hardness. Soft or a brittle that can be easily broken. हाँ, तो लाइक मैं बताऊं तो मान लो पेंसिल है, पेंसिल ब्रिटल है, उसे आप तोड़ सकते हो. और लाइक आटा, इन द आटा का डो जो होता है, दैट इज सॉफ्ट. तो डिफरेंस, दोनों चीजें अलग प्रॉपर्टीज है, सॉफ्ट एंड हार्ड, ब्रिटल एंड डिफरेंट थिंग्स. ब्रिटल इज मच मोर रिलेटेड टू टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा. नेक्स्ट, दे आर नीदर मीलिएबल. हाँ, तो समझ जाओ जनरली, दे आर नीदर मीलिएबल नॉट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल. नेक्स्ट, they are generally, again they are generally, अगर अपने पेपर में आप जनरली लिखते हो, ठीक है, एंड वो 2 मार्कर या क्वेश्चन नहीं है या फिर 1 मार्कर, तो एक्सेप्शन भी लिखना. अगर तुमने जनरली लिखा है तो बताओ ना, तो जनरली लिखा है. 3 मार्कर में हमेशा एक्सेप्शन भी लिखना अगर जनरली लिखते हो. 2 मार्कर्स में या 1 मार्कर में नॉट रियली. ठीक है. दे आर जनरली बैड कंडक्टर्स. आई डोंट रियली, हाँ बैड कंडक्टर्स भी नहीं. Nothing really is an insulator. They are generally bad conductors of heat and electricity. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे दैट नथिंग in the real world is actually an insulator. इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू, कैन नॉट. देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते. यू जस्ट नीड इनफ वोल्टेज, जस्ट नीड इनफ वोल्टेज. एवरीथिंग कैन बी a conductor अगर आप इनफ वोल्टेज दो. एवरीथिंग, आई एम नॉट इवन किडिंग. जैसे एयर है, एयर इज एन इंसुलेटर, वेरी क्लोज टू एन इंसुलेटर. एयर वैसे कभी कंडक्ट करता है? मान लो तुमने वहां चार्जर रखा है, फोन रखा है, मैजिक चार्जिंग नहीं, नॉट अ कंडक्टर, नहीं होता. बट लाइटनिंग में क्या होती है, कंडक्शन ही हो रही है, स्टार्टिंग चार्जेस मूव कर रहे, फ्लो कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे. सो इट इज, क्योंकि इनफ वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट, इनफ वोल्टेज है, दैट इज द रीजन की आपकी कंडक्शन हो पाती है. तो विद एनीथिंग, नो मैटर हाउ गुड द इंसुलेटर, रबर बेस्ट इंसुलेटर वी नो ऑफ, if we pass enough electric current through it, enough voltage, it will pass. मतलब currents pass करेंगे, electrons pass करेंगे. Basically electron pass करेंगे तो उसे electricity flow बोलते हैं. In a normal sense we say insulator because मुश्किल है उससे. It has a high resistance. But a resistance, जब हम पढ़ेंगे टॉपिक अगेन तब समझ आएगा तुम्हें, a resistance of infinity makes it insulator, which is not. Why would like they, I have no idea how could you fit in this definition of conduction and non-conduction, like very weird, like I cannot. They are probably 100% not. They are good conductors in fact. Yeah, like yeah, they can conduct. Again, everything can conduct electricity because electric हर चीज में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. तो अगर हर चीज में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको बस उन्हें इनफ धक्का देना है तो वो क्या हो जाएंगे, मूव करने लगेंगे. सिंपल एज दैट. एनीवेज, इलेक्ट्रिसिटी में इसकी ज्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे. बट यहाँ पे एक्सेप्शन है.
Yep. Exception, graphite. Now graphite is another allotrope of carbon. ग्राफाइट में हमारे कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं. अभी के लिए तुम्हें हेक्सागन समझ आएंगे सर. इस तरीके से हमारे कुछ कार्बन अरेंज्ड होते हैं, हर एज पे एक कार्बन, एंड देन ऐसी शीट्स कनेक्टेड होती है एक फोर्स से. वो फोर्स के बारे में हम कार्बन मल्टीपल ऐसे हेक्सागोनल शीट्स आपस में कनेक्टेड है. दिस इज योर, ये बनाना नहीं आपको. दिस इज योर ग्राफाइट. कार्बन का एक एलोट्रोप है. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर. अच्छा, अगर ग्राफाइट गुड कंडक्टर है तो ग्राफाइट की वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते. टाइल नहीं है ना, ब्रिटल है, डक्टाइल नहीं है. हम बेसिकली वायर्स तो बना नहीं सकते इसकी. तो अगर वायर्स नहीं बना सकते, ड्रॉन इनटू वायर्स नहीं है लेकिन कंडक्शन है, बट इट हैज गुड यूजेस. इट इज यूज्ड इन, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसका यूज होता है ड्राई या फिर केमिकल सेल्स. ये इलेक्ट्रोड्स की तरह, इलेक्ट्रोड्स पढ़े हैं ना आपने. जनरली जितने भी इलेक्ट्रोड्स आप देखते हो सारे ग्राफाइट रॉड्स होते हैं. काफी बच्चे बोलेंगे, एक बच्चे ने पूछा था बैच 1 में, सर वो तो कार्बन रॉड्स होते हैं. कार्बन, ग्राफाइट, सेम बात, नो डिफरेंस, मींस द सेम थिंग. नो, नॉट ऑन इन ऑल फॉर्म्स. डायमंड में वो बहुत बुरा कंडक्टर है, ठीक है. इसमें वो है अच्छा, लाइक अच्छा ग्राफाइट में अच्छा कंडक्टर है. एंड देन नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड में अच्छा कंडक्टर नहीं है वो, या फिर अनबर्न्ड कार्बन, गुड कार्बन नहीं है अच्छा कंडक्टर. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स फॉर्म, देयर इज अ रीजन फॉर ग्राफाइट बीइंग अ गुड कंडक्टर. अगेन यू नॉट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट एक और यूज है इसका, ग्राफाइट का ही कंडक्शन का. इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. वेरी सिमिलर टू इट्स रोल इन इलेक्ट्रोड्स. वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी. नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अच्छा सोनोरस भी लिख लेना, मतलब दे आर नॉट सोनोरस. दे आर नॉन, मतलब इफ आई एम नॉट राइटिंग एक्सेप्शन सिस्टम में जनरली लिख लेगा. मैं सोनोरस का कोई एक्सेप्शन नहीं लिखता. हीट, हाँ ग्रेफाइट इज बोथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का. हीट की वजह से ही हम इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, हीट की कंडक्शन की वजह से. दे आर नॉन सोनोरस. नेक्स्ट we have, yeah. B. Pencil lead is graphite. Pencil lead is carbon. It is a non-metal. Lead is metal. पेंसिल लीड, जो आपकी पेंसिल है, मेरे पास है नहीं पेंसिल यहाँ पे, जो आपकी पेंसिल की लीड है वो ग्राफाइट है. उसका लीड जनरल नाम है, बट इज नॉट द मेटल. इट इज नॉट द मेटल. ले, दैट इज द रीजन आई प्रोनाउंस, दोनों को मैं प्रोनाउंस भी डिफरेंस कर रहा हूँ. पेंसिल की लीड एंड लीड एज इन लीड करना है, एंड लेड एज इन मेटल. डेंसिटीज की बात करेंगे, दे हैव obviously low densities. They have generally have, again इसमें भी generally लगाना, generally have low density. density का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? अरे अरे अरे, वेलोसिटी कहाँ से आ गई बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम. हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम. did not need to write exactly body, and I cannot. So that's fine. Yeah. A diamond is like diamond. You could definitely use it in one of the exceptions because diamond has a good density, and diamond की density ज्यादा होती है because वो सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स ही है साथ, सॉरी एटम्स ही है साथ में. उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं. देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन in a diamond because it is a molecule. How can a molecule have intermolecular space?
is has intramolecular space, which is spaces between atoms. They are covalent bonds. पढ़ेंगे अब टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो होती है इनकी, तो दे हैव, हमने डिस्कस करा था टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती थी, have low tensile strength, load bearing capacity. So tensile strength. जब भी आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ याद ना रहो क्या हो है, तो ब्रिजेस याद करा करो. ब्रिजेस लोड बेयर कर पाते हैं, मेटल्स के होते हैं. टेंसाइलस कितना लोड बेयर कर सकता है. मान लो आपके ऊपर अगर मैं 100 किलो रख दूं, तो क्या आप टूटोगे? नहीं टूटोगे, नहीं टूटोगे. What's wrong? एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इन चीजों का, ठीक है. प्रैक्टिकल. they may be solids, liquids और gas. लॉजिक समझ गए ना आप? समझ गए. थिंग इज डायमंड इज नॉट बिग इनफ, मतलब इतना बड़ी पीस ऑफ डायमंड हमें मिलता ही नहीं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें. मतलब ऑब्वियसली इट हैज अ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट देन अगेन तुम सोचो ना, मतलब तुम एक प्लेट तक नहीं बना सकते डायमंड की. हाउ कैन यू, लाइक इतना डायमंड ही नहीं. हाँ मतलब इतना डायमंड नहीं. पोल के बीच में छुपाओ, पोल के बीच में छुपाओ, माइंस में जाओ. और लेट कैन क्या पोल माइन में बेटा अंदर छोड़ाऊंगा तुझे. दे मे बी सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस, मतलब एट रूम टेम्परेचर. मैं डिस्कस कर रहा था कौन कौन से सॉलिड है, कौन कौन से लिक्विड, लिख लेते हैं. गैसेस रूम टेम्परेचर. वी हैव सॉलिड्स, कार्बन हो गया हमारा. और बताओ, ब्रोमीन तो लिक्विड है. गैसेस तो तुम्हें पता ही है बहुत सारे. ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस. सिलिकॉन इज मेटलॉइड, नॉट अ नॉन मेटल. गैसेस लिखने में ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन. व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल और नॉन मेटल? खत्म फिर. वेरी सैड. कोई नहीं. When I ask the question, it does not really mean कि वो दो ही options होंगे जो मैंने पूछे. Does not matter. I'm not here to mark you. Again, understand. CBSE नहीं होगा. मेरा मन जैसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है. My class, my area. बेटा यहाँ गुंडागर्दी नहीं चल रही है. My area, what is the area? What? क्या हो? ठीक है. Melting boiling point, हाँ ये भी लिख देते हैं. They have low melting and boiling, अभी होगा point. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली एसिड बेस का टेस्ट हो रहा होगा, बिकॉज मैं आपसे इक्वेशन पूछूंगा ना, आपको याद नहीं होंगी तो फिर दैट इज द रीजन मेजॉरिटी ऑफ देम आर गैसेस, बिकॉज उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो है. तो अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स लो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी गैसेस. लिक्विड में एक ही है. मैंने आपको बहुत बार ये चीज समझाने की कोशिश करी है, मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ. केमिस्ट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स जो हम बना रहे हैं, एंड एलिमेंट्स का बिहेवियर नेचर है. तो हमारे रूल्स में हर चीज सेट करें, हमारे लॉजिक में ऐसा जरूरी नहीं. थिंग्स बिहेव इन देयर ओन वेज. ठीक है. ऐसा क्यों इज अ वियर्ड क्वेश्चन, बिकॉज आई कैन नॉट रियली टेल यू क्यों. आई कैन ओनली टेल यू कि उसे ऐसे कैटेगराइज कर. केमिस्ट्री, इट्स नेचर, यू कैन नॉट चेंज दैट. रूम टेम्परेचर की बात होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ड्राई आइस भी होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. बट नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या रहता है, गैस. ब्रोमीन, BROMIN.
कर देते हैं, एक बार लिख लो ये सारे। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पहले, एंड नॉन मेटल्स भी। नॉन मेटल्स का इवेंचुअली पढ़ेंगे, पहले मेटल्स की पढ़ेंगे। इससे हम याद कर लेते हैं हमारी फॉर्मल डेफिनेशन फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल। फॉर्मल डेफिनेशन मीनिंग जो हर मेटल नॉन मेटल को इंक्लूड करे, क्या थी? बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। So they are all elements that are electropositive, and non-metals are all elements that are electronegative. और ज्यादा आसान या फिर फेमिलियर भाषा में, जिनकी भी पॉजिटिव वैलेंसी हो वो मेटल्स, एंड जिनकी भी नेगेटिव वैलेंसी हो वो नॉन मेटल्स। नो, this is the formal definition. There cannot be any exception in this. This is not one of the properties. This is the definition. A definition is supposed to include everything. A definition cannot have exceptions. A definition, proper formal definition, will never have exceptions. बट मेजोरिटी इतने 10th क्लास की चीजों में हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, बिकॉज अभी आप उस नॉलेज बेस पे नहीं गए हो कि आप प्रॉपर उसकी डेफिनेशन पढ़ पाओ। हाँ, बट द थिंग इज यू कैन नॉट रियली डिफरेंशिएट, लाइक अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप होमो सेपियन समझाना चाहोगे तो आप यू विल एक्सप्लेन इट एज अ स्पीसीज, एंड यू विल एक्सप्लेन इट विद स्पेसिफिक फीचर्स जो उसे होमो सेपियन बनाते हैं, ठीक है? यू कैन नॉट जस्ट से टू आईज, वन नोज, वन माउथ, लाइक अंडरस्टैंड द पॉइंट। प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल है, लेकिन बी प्रिसाइज अबाउट व्हाट यू आर डिफाइनिंग। इट्स लाइक आस्किंग मी, गिविंग यू कि आप अपने बारे में बताओ। सो हाउ डू यू स्टार्ट? बाय योर नेम। माई सेल्फ, यू ऑलवेज स्टार्ट विद योर नेम। मान लो मैं किसी और से पूछूं, मान लो तुम मुझसे पूछते हो, फिर एक्सप्लेन अबाउट योर सेल्फ, एंड द फर्स्ट थिंग आई से इज कि मेरे लेफ्ट फुट के जो लेफ्ट फुट का लास्ट जो नेल है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है। हाउ, व्हाट इज दिस डिटेल? इट इज अ प्रॉपर्टी आई मे बी हैव, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट। पहले ज्यादा यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ थॉट प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंट है। I do give stupid examples, I know. Let's not do. अच्छा, सबसे पहले ऑक्साइड्स की बात करते हैं। अब आपको मे बी याद है acid, bases and salts. Metal oxides are what in nature? Basic. Metal oxides are basic in nature. Basic nature. Non-metal oxides are acidic in nature. हमने इसके टेस्ट करे हैं क्या? अभी नहीं टेस्ट करते हैं। तो मान लो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबको याद होगा रिएक्शन। मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है? Mg+O2 क्या बनाता है? MgO। बैलेंस कर देते हैं 2 and 2, ठीक है? दिस इज व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे पता है काफी बार काफी बुक्स में यहाँ पे रादर देन डेल्टा बनाने के वो बर्न लिखेंगे। उसका बहुत स्पेसिफिक रीजन है। डेल्टा बनाना मतलब होता है हीट करना। सिर्फ हीट करना काफी नहीं है किसी चीज को बर्न करने के लिए। यू हैव टू हीट इट अप टिल द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मींस, इग्निशन टेम्परेचर अगर किसी मटेरियल का एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है जिस टाइम पे वो फ्लेम्स के साथ बर्न करे। तो इस चीज को हीट करेंगे वो मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे हम बर्न करना है, अगर फ्लेम चाहिए, तो वो टेम्परेचर क्या है? वो इग्निशन टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? इग्निशन टेम्परेचर है। तो इतनी कहानी लिखने से अच्छा बहुत रिएक्शन क्या करती है, बहुत उसमें क्या करेंगे, तो सीधा इसके ऊपर लिख देंगे बर्न। मेक्स मोर सेंस, सिंपल। नहीं, नॉट रियली, बट लिख देना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यू हैव टू एक्सप्लेन रादर देन जस्ट मेंशनिंग। नाउ दिस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अगर हम वाटर कंबाइन करते हैं, what will this form? This will form magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is a base.
तो इट विल, मतलब अगर टेस्ट करना है ऐसे तो आप क्या करोगे, मान लो आपके पास रेड लिटमस है तो ब्लू हो जाएगा, नॉट ऑक्साइड है, नो, दिस वुड नो, H2 विल बी रिलीज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये समझ आया सबको? किसी और मेटल का करोगे, किसका करो, किसी और मेटल का ट्राई करो। मान लो हम सोडियम लेते हैं, और करो, ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड को कंबाइन करो वाटर के साथ, क्या है बताओ, Na, NaO plus Na plus O2 gives Na2O. Now Na2O plus H2O will give us NaOH. This is again a base, will turn red litmus, ठीक है। फिर ये बेस जो बनेगा एक्वस फॉर्म में बनेगा, ये बेस जो बनेगा एक्वस फॉर्म में बनेगा। कुछ बच्चों को लग रहा हो ये वाटर कहाँ चला गया, एक्वस। चलो ये हमने करा मेटल ऑक्साइड्स के बारे में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं। सल्फर को अगर हम बर्न करेंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करता है, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर तुम में से किसी को एसिड रेन याद है तो मुझे बताओ, SO2 प्लस H2O क्या बनाएगा, मिल गया ना, H2SO4, H2SO4, बेशर्मो, बेशर्मो, SO3 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना के, बेटा जाओ ताजमहल, जल जाओगे, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फरस एसिड, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये एसिड रेन की रिएक्शन है बात, तो तुम्हें याद होनी चाहिए। इसी तरीके से इसमें हमने कार्बोनिक एसिड का भी करा था, कार्बन को अगर हम बर्न करें क्या बनता है, CO2, CO2 के साथ अगर हम वाटर कंबाइन करें तो क्या बनता है, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। ये स्पॉइलर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो परेशान करके नहीं पूछूंगा, सीधा बताऊंगा। कुछ मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आपको याद होगा, मैंने बताया था, नाइट्रोजन, सबसे पहले तो H2O, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट दिस इज नाइट्रोजन, क्या होगा ये, नाइट्रोजन, नाम बता दो, मोनोऑक्साइड, CO, अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो ना, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड H2O वाटर, दिस इज डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो और बहुत नाम होते हैं वाटर के, केमिकल नेम्स बहुत सारे होते हैं, नॉट जस्ट वन, बट यू नीड टू नो जस्ट डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। अच्छा, इसके बाद ये सारे न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, सॉरी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। सो नॉट ऑल नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वाटर कैन नॉट बी एसिडिक, उसकी पीएच 0 है। तो ये सारे न्यूट्रल एसिड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। हो सकता है कोई ऑक्साइड बने जो न्यूट्रल इन नेचर, पीएच 7 है ना, मैंने न्यूट्रल पीएच बोला, नॉट 0, एसिडिक हो जाएगा 0 तो, बहुत एसिडिक, देख लिया। पहली पढ़ेंगे, दिस इज ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, मेटल्स की। सबसे पहला हम देखेंगे रिएक्शन विद, तो अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा बहुत, रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
try to understand reaction with oxygen. इससे पहले कि हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन करें, हम देखते हैं रिएक्शंस इन जनरल ऑकर कैसे होती है, होता क्या है, ठीक है. यू विल गेट अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव लुक अबाउट बैलेंसिंग एंड स्टफ. तो देख, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, पहले समझो. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है. लास्ट शेल, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, या फिर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है, इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. मतलब किसी भी एक आटम में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी. ठीक है, मुझे बताओ ये मेटल्स में कम होगी या ज्यादा? मेटल्स में ये कम होगी या ज्यादा? ज्यादा या कम? कौन कौन कहते हैं कम? एक कहते हैं ज्यादा. और सब क्या करते हैं? बेटा एक तो पिक अ साइड, पिक अ साइड, कम ऑन. कम, कम वाले कौन कौन? अब एक दो तीन. वाह. ज्यादा वाले एक दो. ठीक है, समझते हैं, समझते हैं. सो मेटल्स वुड हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी. कम. क्यों? समझते हैं. ब्रेक करना आसान होगा, कम एनर्जी होने का मतलब ब्रेक करना आसान होगा. हमें पता है हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव वैलेंसी. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम एनर्जी लगेगी. वही नॉन मेटल्स में एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मीनिंग उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में बहुत एनर्जी लगेगी. सो वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच एनर्जी, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए. ठीक है, समझ आया सबको आयनाइजेशन एनर्जी? तो जनरली हम जब भी किसी आयन की बात करते हैं, मान लो कोई मेटल बताओ जल्दी. सोडियम लेते हैं, Na. ठीक है, Na एक क्या है? Na सिंपली लिखना इज एन एटम. अगर Na को आयन बनाना है, Na को आयन बनाना मतलब हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया. सो Na में अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी ऐड कर दे, सो एनर्जी कितनी आयनाइजेशन एनर्जी ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? सॉरी, not Na positive, Na में अगर हम एनर्जी ऐड कर दे आयनाइजेशन, तो we'll get an ion of Na and we'll get another electron. लॉजिकल. एल्यूमिनियम की बात करते हैं, Al प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, हमें क्या मिलेगा? Al का आयन विच इज नोटेड बाय Al 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले? 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन थे ना एक्स्ट्रा उसकी लास्ट शेल में, सो वी गेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 माइनस. ठीक है, समझते हैं. इससे हम समझेंगे हमारा टॉपिक कि हमारे कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं. तो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, मान लो हम कोई कंपाउंड फॉर्म करना चाहते हैं, NaCl. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? जो हमारा Na का एटम था उसने विद आयनाइजेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन में Na का एटम ब्रेक डाउन हुआ Na पॉजिटिव में, एंड एक उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा E नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन को हमेशा नेगेटिव, E नेगेटिव से नोट करते हैं बिकॉज इट इज अ नेगेटिव चार्ज. E नेगेटिव ही डिनोट करते हैं. इसके बाद क्लोरीन ऑन द अदर हैंड, Cl नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो माइनस ई लिख देते हैं, माइनस ई नेगेटिव. ठीक है, इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए था. ठीक है, माइनस ई नेगेटिव लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बिकॉज एक्चुअली उसे चाहिए. तो इट्स नॉट नेगेटिव, मैथ्स नहीं चल रही है, केमिस्ट्री है. विच बेसिकली मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म NaCl. ठीक है, दोनों स्टेबलाइज हो गए. Na कैसे लिखेंगे हम? Na पॉजिटिव एंड Cl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ये दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? कॉम्पनसेट कर दिया, उसको चाहिए थे, इसको देने. कोई थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड अगर सोचे हम, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड बताओ, जितना कॉम्प्लिकेट सोच सकते हो. तो कोवलेंट बस बताने लगना, C6H12O6 किसी ने बोला बहुत पागल. नॉट अ आयनिक कंपाउंड, इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड, नहीं बोल सकते हो. कोई नॉर्मल बताओ. Al2O3 ले ले, कॉम्प्लिकेटेड एनफ. Al2O3 लेते हैं, Al2O3 आयंस बनाते हैं इसके. सो Al2O3 में वी हैव एल्यूमिनियम 3 नेगेटिव. ठीक है, सॉरी 3 पॉजिटिव. कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इसमें? 3 इलेक्ट्रॉन्स. प्लस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या है, टू, टू नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे, वी हैव यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स, तो -2 कर देते हैं यहाँ पे, -2 E नेगेटिव। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो कोई रिएक्शन लिखते हैं जिसमें Al2O3 बने, कोई रिएक्शन बताओ जिसमें Al2O3 बने। क्या होती है? सिंपल लिखा था भाई, एल्यूमिनियम प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम गिव्स Al2O3 प्लस H2। ठीक है, ये रिएक्शन लिख रहे हैं। अभी बैलेंस नहीं करेंगे हम इसे, देखते हैं क्या हो रहा है। सो हमारे पास इस साइड से रिएक्शन लिखते हैं, इससे थोड़ा स्पेस हो हमारे पास। So let's write the reaction. We have reaction aluminium plus water in the form of aluminium solid, water in the form of gas, because a steam will react to form aluminium oxide and hydrogen gas. तो यहाँ पे we had aluminium, तो इसमें से आयन अगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, इसका आयन और इसके, इन दोनों के आयन कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। सो Al यहाँ पे 3 पॉजिटिव, ठीक है, एंड देन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। H2O इज अगेन H2O देखते हैं, तो वी हैव, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा, you not really think of an example not with a covalent bond, so कोई नहीं, ये समझते हैं क्या हो रहा है। then Al2O3 जब फॉर्म हो रहा है, so we have अगेन यहाँ पे जो हमने लिखा था Al हमारा 3 पॉजिटिव के साथ 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग क्या होगी ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ, बैलेंसिंग क्या होगी इसकी, की बेटा बैलेंसिंग, जल्दी बैलेंस करो। प्लस we have Al2, we have plus 3 electrons plus oxygen 2 negative plus -2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे, -2 इलेक्ट्रॉन्स। हम सिर्फ इतने पार्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या कहा, क्या बैलेंसिंग आएगी यहाँ पे, 2Al और यहाँ पे 3H2O, आगे 3H2, ठीक है, बैलेंस है, बैलेंस है, चेक कर लिया सबने, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे वी नीड टू, हमारे पास 2Al है, तो एक और Al ले आते हैं, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमने Al2O3 है, हुआ क्या कि यहाँ की ऑक्सीजन को क्या चाहिए थे, 2 ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा बच गया। तो हम क्या करेंगे, उस एल्यूमिनियम के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ से 2 चले गए, एंड देन अगर हम एक और एल्यूमिनियम ले लेते हैं, Al क्या लेंगे हम, 3 पॉजिटिव प्लस 3E नेगेटिव प्लस O2 -2E। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं, सिर्फ इतना पार्ट देखो, उस पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, ये देखो, हमने बस Al2O3 को, सब कुछ छोड़ो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ Al2O3 को अगर आप ध्यान से देखो, तो उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो एल्यूमिनियम ने दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 2Al2O3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और एल्यूमिनियम ने दिए। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अगर देंगे, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 और चाहिए थे, टोटल कितने हैं हमारे पास, +6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कितने चाहिए, -4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दूं, सो मुझे -2 और चाहिए होंगे, है ना, कॉम्पनसेट हो जाएगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, Al2, एंड ऑक्सीजन कितने चाहिए उसे कॉम्पनसेट करने के लिए, 3। So this is just a complicated way of writing Al2O3, O3, Al2O3। तो ये जब हमने स्टार्टिंग में करा था, उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं था, क्या, हाँ, जब हमने ओरिजिनली करा था तो उसका कोई लॉजिक नहीं बना था। नाउ इट इज मेकिंग सेंस कि ये क्यों हो रहा था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस डायरेक्शन में होती है। क्या, ये आपको समझ आना चाहिए डेफिनेटली। दोबारा सुनते हैं, नहीं कभी नहीं। अगर हम सिर्फ सिलेबस के लिए ही पढ़ रहे होते प्रथम, तो फिर मैं आपको एक शीट देता ऑफ 100 क्वेश्चन, इसमें से पेपर आएगा, रट लो जाओ खत्म, पढ़ाई का पर्पज ही नहीं था।
आई वुड नॉट डू दैट। चलो देखते हैं, एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं, दो, तो यहाँ पे दो एल्यूमिनियम लिखते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन बनाने के लिए 3 पॉजिटिव आयन, 3 पॉजिटिव आयन, इससे इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले, 3, इससे इलेक्ट्रॉन्स कितने मिले, 3, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल गए हमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव 6। ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए, हम देखना चाह रहे हैं कि हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, तो ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव, एक ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई नेगेटिव, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ठीक है, अब 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा 6 है, तो और कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, प्लस 2 ई नेगेटिव, कितने आए यहाँ पे, सॉरी -2, माइनस माइनस माइनस, तो -6 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव, यहाँ पे एल्यूमिनियम काउंट करो कितने एल्यूमिनियम है, Al 3 पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये 2, एंड ऑक्सीजन कितने हैं, O 2 पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, मैंने गलत रखा है तीनों जगह ही, ऑल 3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, Al 2 नेगेटिव कितने हैं, 3, सो दैट इज द रीजन फॉर अ कंपाउंड नेम Al2। तो इस एग्जांपल से आई होप सबको समझ आ गया। इसी को हम दिस इज बस की मैथ में 2 + 2 करा था, मैं आपको दे रहा हूँ 2 + 3 + ब्रैकेट 2 - 3 डिवाइड बाय 2 4 कॉन्सेप्ट सेम, थोड़ा मुश्किल बन, ठीक है, समझ आ गया सबको। यू कैन नोट दिस डाउन, उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे। तो डेफिनेशन हमें सिर्फ इतना बता रही है जो हमने पहले डिस्कस करा, कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेस एटम की क्यों बात करिए, मैं कोई बता सकता है, why did we use the word isolated gases atom, ये लेकिन गैसेस क्यों, बताओ, दिमाग लगाओ, गैसेस क्यों, why not solid, why not liquid, why only specifically gases, यू गेटिंग अराउंड द पॉइंट बट एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहा कोई। नहीं, गैस स्टेट में हर मटेरियल अपने गैसियस स्टेट में मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पे होता है, लॉजिकल। अगर हम उसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, जब गैसियस स्टेट में हो। वाटर की बात करें, सबसे ज्यादा एनर्जी पड़ा होगा 9th में, कब होती है, जब गैसियस स्टेट में हो। सो हम सबको पहले सेम एनर्जी लेवल पे लाना चाहते हैं, कि सब गैसियस स्टेट में, सब अपनी मैक्सिमम स्टेट में है। इसके बाद शेल तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में हमें कितनी एनर्जी लगेगी, बिकॉज अगर मैं किसी के सॉलिड किसी के लिक्विड की बात करूंगा, इट इज नॉट अ कंपेरेबल आयनाइजेशन, वो माइट गेट रिजल्ट्स अ लिटिल वियर्ड, दोनों में सेम लग रही है, लेकिन एक गैस में था, एक लिक्विड फॉर्म में, नॉट द सेम थिंग, तो इसलिए हम सबको गैसेस स्टेट में अज्यूम करके फिर बोल रहे हैं कि तीन है, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अब हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। व्हाट हैपेंस इज, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड, सॉरी मेटल प्लस हम ऑक्सीजन करते हैं, वी गेट अ मेटल ऑक्साइड which is basic in nature. I would not get into the mathematics of it, but this is also mathematical. Why is metal oxide basic and why is non-metal oxide acidic? Very much related to the pH scale, the strength of oxygen, the log table. But no, we will not do this. Relax. ठीक है, सबसे पहला, अब हम मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हम मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, याद रखना हम कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। अगर हमें मेटल ऑक्साइड्स मिल जाए हमें, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात, so water solubility, we have a lot of metal oxides that are alkaline। alkali मतलब क्या होता था, water soluble bases, and we have a lot of other metal oxides which are not alkaline, कुछ तो न्यूट्रल होते हैं हमें पता ही है, तो बट वाटर के साथ कुछ सॉल्युएबल है कुछ नहीं है सॉल्युएबल, तो कुछ सॉल्युएबल कुछ नहीं है सॉल्युएबल, तो सॉल्युएबल है उनमें से एक है हमारा प्यारा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
Na2O plus Na2O plus H2O gives NaOH, बैलेंस करेंगे, और देन potassium oxide plus water will gives us KOH. ये वाटर सॉल्युबल का है, मेटल ऑक्साइड दैट आर वाटर सॉल्युबल, तो ये दोनों अल्कली है। देन देयर आर ऑक्साइड जो नहीं है, कौन से होंगे, याद होगा तुम्हें मे बी, कौन से ऐसे बेस पढ़ते थे हम जो कि अल्कली नहीं थे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बेस व्हिच आर नॉट अल्कली। आयरन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सो Fe2 हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन अगेन वाटर में जाके उससे पहले और पढ़ा है तुमने, इससे सिंपल बताया, मैं तो मुश्किल हो गया, सिंपल बताओ। कॉपर ऑक्साइड नॉट सॉल्युबल पढ़ा था। हाँ ये है, ये फेरिक है, फेरिक है, वैलेंसी 3 फेरिक, वैलेंसी 3 है इसकी, फेरिक ऑक्साइड। चलो तो क्या, फेरस भी, हाँ, दोनों ही, दोनों हमारे जो ऑक्साइड्स है वो क्या बनते हैं, दोनों में से कोई भी अल्कली नहीं है, दोनों में से कोई भी वाटर सॉल्युबल नहीं है। आयरन 2,3 ऑक्साइड भी होता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है, दिस Fe3O4 इज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, आयरन 2,3 ऑक्साइड, 2,3 लिखते हैं बिकॉज ये 2 और 3 दोनों को मिला के बनता है। देन वी हैव अनदर प्रॉपर्टी which is basic स्लैश एम्फोटेरिक। अभी समझेंगे मतलब क्या होता है, रिलैक्स, पहले डरा मत। स्पॉइलर, मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, ऐसे तुम फिर, चलो ठीक है। सो कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, MgO प्लस H2O क्या बनाता है, MgOH और टॉइस, तो ये बेसिक बेस बन गया है, इसमें टर्न ब्लू, रेड लिटमस ब्लू, तो ये हमारा हो गया बेसिक ऑक्साइड। देन अदर अभी हमने NaOH का जो करा, ये भी बेसिक ऑक्साइड, K2 का करा, ये भी बेसिक ऑक्साइड, तो ये सारे बेसिक ऑक्साइड के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें कॉपर ऑक्साइड दे रखे हैं उन्होंने, वो भी है नॉट वाटर सॉल्युबल, बट अगर हम इसमें H2O में ऐड करते हैं तो वी हैव CuOH। ठीक है, वही सब नॉट, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, बट एनीवेज इसमें हम ऐड कर देंगे वोल्टोइस। देन इन्होंने सीओ का H2SO4 के साथ भी बोला है, विल गेट EU। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर व्हाट इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ऑल ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। इससे हमें पता चला CuSO4 का नेचर क्या होता है, बेसिक, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, बेसिक नेचर। हम अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है, हमने पढ़ा था अभी क्या नेचर होता है उनका, बेसिक, तो हमें बेसिक के एग्जांपल लिख रहे हैं, सिर्फ बेसिक के बहुत सारे एग्जांपल है, हमने वो लिख लिए। एम्फोटेरिक के अब लिखेंगे हम। एम्फोटेरिक मतलब होता है कि उसके पास वो दोनों की तरह मतलब दोनों के साथ रिएक्ट करता है, बेसिकली इट कैन एक्ट एज अ बेस, सॉरी, इट हैज बोथ द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम की बात करें, Al2O3, ठीक है, प्लस H2O क्या बनाएगा, बताओ। अच्छा, ऐसे करते हैं, ऐसे Al2O3, मेटल ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट विच इज AlCl3 प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। आगे कुछ CO2 तो नहीं होता, पक्का, कार्बन दिख रहा है कहीं तुम्हें, कार्बन ही नहीं है, CO2 कैसे होगा, चलो थोड़ा लॉजिक लगाओ। नेक्स्ट, तो एन Al2O3 रिएक्ट्स विद NaOH। अच्छा एक सेकंड रुको, इससे करने से पहले हम दूसरी रिएक्शन करेंगे जो ज्यादा फेमिलियर होगी। तो ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनता है,
ZnCl2 plus H2O and then zinc oxide plus NaOH. ये क्या बनता है? Zn, बोलो Zn, Na2 ZnO2. Very good. So we have Na2, Na2 Zn O, Na2 ZnO2 plus H2 plus H2 H2O. So this is sodium zincate. ठीक है, इसी तरीके से ये रिएक्शन क्या होगी, बनाओ जल्दी से एक बार, ट्राई करो। सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करोगे आप, कराओ दिस रिएक्शन Al2O3 जिंक वाली, क्योंकि आपने दोनों कर रखी है एसिड बेसिस में, मैंने इसलिए पहले वो कराया। एल्यूमिनियम वाली में भी नहीं है, ट्राई करो बनाना। देखो इसमें क्या बना था, we have ZnO plus NaOH, it became Na2ZnO2। तो इसमें भी क्या बनेगा, Na and aluminate which is AlO2 का कंपाउंड। AlO2 की वैलेंसी क्या होती है, किसी को पॉली एटॉमिक याद है? माइनस वॉट, माइनस -2 होती है। ठीक है, सो दिस इज सॉरी माइनस की वैलेंसी होती है -1। ठीक है, सो वी हैव, इट इज 2, तो ये हमारा बनेगा Na2AlO2 plus H2। एल्यूमिनेट इज 2, सारे एल्यूमिनेट 2 होते हैं, एल्यूमिनेट एंड दिस जिंकेट बोथ आर Na2AlO2। मैं चेक कर लेता हूँ Al2 क्या दे रखी है, Al वी हैव ZnO2 की वैलेंसी, ये पास पॉलीएटॉमिक की टेबल है, आपने लिख रखी होगी, नोटबुक में नहीं है। एल्यूमिनेट जिंकेट है उसमें, 100% है, लिखवा रखी है ना, तुम्हें देखो कोई केमिस्ट्री पुरानी नोटबुक नहीं लाया। हमने मोनोटॉमिक करे थे, डायटोमिक करे थे, ट्रायटोमिक करे थे, एज फार एज आई रिमेम्बर दिस इज ZnO2 डाई में आता था एंड एल्यूमिनेट AlO2 मोनो में आता था। वो मतलब वैलेंसी -1 होगी, तो Na2, हाँ नहीं सही कह रहे हो, दिस वुड बी NaAlO2। मैंने आपको एक टेबल भेजी थी, वो आपको लिखने गई थी, NaAlO2 1 ही होगी इसके आंसर, वैसे उसमें नहीं है, सिर्फ एल्यूमिनेट एंड जिंकेट लिख लेना, ऐड कर लेना, एल्यूमिनेट AlO2 आपकी वैलेंसी -1 एंड देन ZnO2 वी हैव जिंकेट वैलेंसी -2। ये लिख ले, पेज में ज्यादा जगह मिलती है, ये रखना। Al2 की वैलेंसी नहीं, AlO2 की। दिस इज अ कंपाउंड, अगेन ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, अब मैं जो दिखा तो हम करेंगे कैसे, बट अभी समझ नहीं आएगा। देखो एल्यूमिनियम हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन O O। ठीक है, तो यहाँ पे O नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, O नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, जब हम कोवलेंट कंपाउंड करेंगे तब मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी तुम्हें आते नहीं है, तो इसलिए ढंग से समझ नहीं आएगा। वेट अ लिटिल वाइल, इसी चैप्टर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा और समझ आने लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इधर उधर जाते हैं। आप प्रॉब्लली आज से लेके थर्ड क्लास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ले रहेंगे, प्रोबेबिलिटी। हाँ कोई
ये लिख लिया सबने?